यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम बात करेंगे एमएसएन और एनाटॉमी फिजियोलॉजी पर। जो अपकमिंग आपका एग्जाम होने वाला है उसमें 20 मार्क्स आपका एमएसएन और 10 मार्क्स है जो आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी कवर करने वाला है। चाहे आप रेलवे का एग्जाम देने वाले हो, नॉरसेट का या फिर पीजीआई के लिए कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, यहाँ पर आपको एमएसएन आती है, फंडामेंटल एनाटॉमी, ओबीजी और सीएचएन है जो बेसिक सब्जेक्ट में आपके रखे जाते हैं। तो जो भी लोग ये एग्जाम दे रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अपकमिंग टाइम में अलग अलग जगह बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं। रेलवे का नोटिफिकेशन है जो ऑलरेडी आ चुका है, एनवीएस के फॉर्म भी भर चुके हैं, बीएसएफ के भी भर चुके हैं, नॉरसेट के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। जो भी लोग पीजीआई, अभी नोएडा में वैकेंसी निकली है, पीजीआई चंडीगढ़ नहीं, पीजीआई नोएडा में है जो वैकेंसी निकली है, तो वहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है, वहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जो भी लोग जहाँ जहाँ के लिए भी फॉर्म भर रहे हैं, क्लास उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। साथ ही साथ अभी जो लोग रेलवे का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल हैं, वो लोग ले सकते हैं। नॉरसेट वालों को एम्स के पूरे प्रीवियस जितने भी अभी तक हुए वो सब अवेलेबल है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। डीएसएसबी का पेपर कल हुआ है, जो पेपर आज आपको इवनिंग में अपडेट किया जाएगा। जैसा मैंने कहा था कि एक दिन में कल 3 शिफ्ट में पेपर था, तो कल का हो चुका है। अभी अपकमिंग टाइम में सितंबर तक आपके कंटिन्यू एग्जाम चलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं, मेडिकल एंड नर्सेस आपकी बुक आ गई है फ्लिपकार्ट पर। जो भी लोग ऑर्डर करना चाहते हैं ऑर्डर कर सकते हैं। बुक अभी आपको बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल है। बुक की जो एमआरपी है उससे सीधा 19-20% डिस्काउंट चल रहा है फ्लिपकार्ट पर, जो कि आपको रक्षाबंधन तक चलेगा मेरी तरफ से। तो आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। बुक में आपके 6000 से ज़्यादा क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर्स हैं जो कवर हो जाएंगे। जो भी आपको डाउट वगैरह रह जाते हैं आप बेझिझक होके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो आपको ये रहा, बहुत आता है एग्जाम में। ऑल आर द इंटेंशनल टॉर्ट्स एक्सेप्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सभी इंटेंशनल टॉर्ट्स हैं किसी एक को छोड़कर। असॉल्ट, बैटरी, फ्रॉड या फिर नेग्लिजेंस। क्या है जो इंटेंशनल टॉर्ट्स नहीं है? क्या है जो इंटेंशनल टॉर्ट्स नहीं है किसी एक को छोड़कर? सभी इंटेंशनल हैं। असॉल्ट है, बैटरी है, फ्रॉड है, ये सब क्या है? जानबूझ के किसी को जोखिम में डालना, जानबूझ के यहाँ पर कुछ आप गड़बड़ी करते हैं तो वो आपकी टॉर्ट्स में आएगी। इंटेंशनल मतलब आपकी नियत के हिसाब से आप कहते हैं ना कि ये मेरा इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट करना, लेकिन आपने किया, तो यहाँ पर जो इंटेंशनल में आएंगे आपके कि आपका इरादा नहीं था किसी को हर्ट करने का। तो यहाँ पर जो नहीं है मतलब वो आपकी लापरवाही है, तो वो होगा नेग्लिजेंसी। क्या होगा? नेग्लिजेंसी। ये देखिए, टॉर्ट्स का मतलब होता है रॉन्गफुल एक्ट दैट कमिटेड अगेंस्ट अ पर्सन और प्रॉपर्टी। किसी के लिए भी आप कुछ गलत काम करते हैं उसकी मर्जी के अगेंस्ट। यदि मरीज कहता है कि नहीं मुझे दिक्कत नहीं है, आपने उसको या तो कोई गलत मेडिकेशन इंजेक्ट कर दी पता होने के बावजूद भी आपका ध्यान कहीं और है, वो सब चीज़ें यहाँ पे टॉर्ट्स में आएंगी। एक होता है इंटेंशनल, दूसरा होता है अनइंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब होता है कि जानबूझकर, क्या है, किसी को जानबूझकर हार्म पहुंचाना, जैसे असॉल्ट हो गया, बैटरी हो गई, किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना होगा, गलत सजा मिल जाना किसी को, फ्रॉड होना, ये सब किस में आएंगे? इंटेंशनल में। ये देखिए, नेग्लिजेंसी का मतलब क्या होगा आपका कि किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी पर्सन के लिए आपकी लापरवाही का जो भी कॉन्सिक्वेंस होगा वो होगा। माल प्रैक्टिस का मतलब है कि आप किसी को गलत दवाई दे दें या फिर आप किसी पर्सन की प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हैं, वो सब आपको माल प्रैक्टिस में जाएगा। तो यहाँ पे आपको असॉल्ट, बैटरी, टॉर्ट्स और यहाँ पर नेग्लिजेंस, माल प्रैक्टिस, ये 4-5 की जो डेफिनेशन है याद करके रखना है, एग्जाम में बहुत आती है। असॉल्ट, बैटरी, नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस, टॉर्ट। क्लियर? तो यहाँ पर इंटेंशनल का मतलब क्या होगा कि किसी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना। एक होता है इंटेंशनल, दूसरा होता है अनइंटेंशनल। नेक्स्ट वन इज मैक्विन साइन सीनिन। या तो इसकी डेफिनेशन आपको एग्जाम में दी जाएगी या इसकी इमेज दी जाएगी या डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। मैक्विन साइन जो आपने
मैक्विन साइन का मतलब होता क्या है कि जो हेड को जब आप टैप करेंगे तो जैसे मटके से आवाज आती है उस तरीके की आवाज आएगी। और ये किसमें देखने को मिलेगा? रिकेट्स वाले पर्सन में, टिटनस वाले पर्सन में, हाइड्रोसेफेलस की मेनिंजाइटिस में। अब यहाँ पे इन सबके साइन एग्जाम में बहुत आते हैं। मेनिंजाइटिस का है जो ब्रुजिन्स्की साइन आता है। क्या है? ब्रुजिन्स्की साइन आपको बहुत आता है एग्जाम में। कर्निंग साइन, ये दोनों साइन मेनिंजाइटिस के हैं। हाइड्रोसेफेलस में जो लार्ज हेड होता है, लार्ज हेड के साथ CSF क्या होगा? इंक्रीज रहेगा, बड़ा सा सिर रहेगा, वही है। टिटनस में, टिटनस में पूरा आर्क शेप में वो पर्सन है जो क्या हो जाएगा? देखने को मिलेगा, और होता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण। और इसके लिए यदि हम बात करें तो जो बैक्टीरिया, यदि टिटनस के लिए बैक्टीरिया के थ्रू भी आप यदि समझना चाहें तो वो होता है क्लोरेस्ट्रेडियम टिटेनी। क्लियर? रिकेट्स बच्चों में होगा विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण। इसका आता है आपको एग्जाम में वाइड लेग। क्या है? वाइड लेग, जो लेग के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा दिखाई देगा किसमें? रिकेट्स में। अब जो यहाँ पे साइन है होता है मैक्विन साइन, किसमें देखने को मिलता है? हाइड्रोसेफेलस में। क्रैकपॉट साइन भी इसको कह सकते हैं। क्रैकपॉट साइन का मतलब है कि हाइड्रोसेफेलस के केस में होता क्या है कि जो कोरोइड प्लेक्सस CSF को बनाने का काम करता है, आगे पढ़ेंगे हम कोरोइड प्लेक्सस को, जो CSF बनाता है, कोरोइड प्लेक्सस जो CSF बनाता है, वही CSF यदि ज़्यादा बन जाए, एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, इसके कारण जो हेड साइज है वो क्या हो, भी आप परकसन करेंगे, स्कल का परकसन करेंगे तो उस दौरान आपको फूटे मटके जैसी आवाज सुनाई देगी, तो वो कहलाता है क्रैकपॉट साइन और मैक्विन साइन। नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एनोमली इज सीन इन डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में कौन सी क्रोमोसोमल एनोमली देखने को मिलेगी? ट्रायोसोमी 18, 13, 21 या फिर XXY सिंड्रोम। क्रोमोसोमल एनोमली की बात की जा रही है, कौन सी देखने को मिलेगी डाउन सिंड्रोम वाले पर्सन में? तो यहाँ पर ट्रायोसोमी 18 क्या है? ट्रायोसोमी 18, ट्रायोसोमी 18 का मतलब होता है एडवर्ड सिंड्रोम। क्या है? एडवर्ड सिंड्रोम। क्या है? एडवर्ड सिंड्रोम। फिर यहाँ पर है ट्रायोसोमी 13। क्या है? ट्रायोसोमी 13। तो ट्रायोसोमी 13 का मतलब क्या होगा? पटाउ सिंड्रोम। क्या है? पटाउ सिंड्रोम। ट्रायोसोमी 21 मतलब कि डाउन सिंड्रोम। क्या है? डाउन सिंड्रोम। और इन सब के लिए जब भी बच्चा गर्भ में होता है उस दौरान स्कैनिंग करवाई जाती है, एनोमली स्कैनिंग होती है, उसमें सिंड्रोम पता चल सकते हैं। अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल यदि डिस्टर्ब रहेगा तो उससे भी यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको समझ में चीज़ें आएंगी कि जो बच्चा होने वाला है उसको डाउन सिंड्रोम डेवलप तो नहीं हो रहा है या कोई अदर एनोमली क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी डेवलप तो नहीं हो रही है। तो यदि डाउन सिंड्रोम पूछे तो ट्रायोसोमी 21, यदि ट्रायोसोमी 13 पूछे तो पटाउ, ट्रायोसोमी 18 मतलब कि एडवर्ड सिंड्रोम। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज इंक्रीज्ड इन कर्निक टेरस। तो कर्निक टेरस की कंडीशन में होता क्या है? क्या बढ़ेगा? क्रिएटिनिन का लेवल, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन या फिर नन ऑफ द अबव। कर्निक टेरस में होता क्या है कि बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है और ब्रेन में जाके ऑक्यूमुलेट होता है। जनरली बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा तो यहाँ पर लिवर को अफेक्ट करेगा, लेकिन जब ये बिलिरुबिन का लेवल बढ़ के ब्रेन तक पहुँच जाए, ब्रेन को भी डैमेज करने का रीजन बन जाए, तो वो कंडीशन कहलाती है क्या? कर्निक टेरस। अब इसमें कर्निक टेरस में कौन सा बिलिरुबिन बढ़ेगा? कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड। तो जो बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा कर्निक टेरस में वो होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ये देखिए दोनों तरीके के यहाँ पे बताए गए हैं बिलिरुबिन। कर्निक टेरस, और कर्निक टेरस में कौन सा अफेक्ट होता है? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। कौन सा? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, जो कि इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी क्या होती है? एब्सेंट होगी, सीरम एल्ब्यूमिन बाइंडिंग हाई होती है, और यहाँ पर रीनल एक्सक्रीशन भी नहीं होगा। रीनल एक्सक्रीशन होता तो उतना नहीं बढ़ेगा। अब ब्रेन में यदि हम बात करें तो अनकॉन्जुगेटेड यदि बिलिरुबिन जाके, आपको कर्निक टेरस में पता है कि ब्रेन में बिलिरुबिन का लेवल जाके ऑक्यूमुलेट होगा,
लेकिन कौन से बिलीरुबिन का, तो वो होगा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। क्लियर। नेक्स्ट वन इज, और जो बिलीरुबिन के लिए एक रूल यूज किया जाता है जॉइंटिस में स्पेशली, तो वो कहलाता है क्रेमर रूल। एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको, द नर्स हु इज वर्किंग इन रिहेबिलिटेशन सेंटर इज प्रोवाइडिंग विच लेवल ऑफ केयर। तो यदि कोई नर्स रिहेबिलिटेशन सेंटर में काम करती है तो वो किस टाइप की केयर प्रोवाइड कर रही है? सेकेंडरी लेवल, प्राइमरी, पैलिएटिव या फिर टर्सरी लेवल? कौन सी केयर प्रोवाइड कर रही है यदि कोई नर्स रिहेबिलिटेशन सेंटर में काम करती है? तो यदि कोई नर्स रिहेबिलिटेशन सेंटर में काम कर रही है तो वो टर्सरी लेवल की केयर प्रोवाइड कर रही है। कौन सी? टर्सरी लेवल की। यदि प्राइमरी में हम बात करें, क्योंकि रिहेबिलिटेशन आपका टर्सरी में आएगा, किस में आएगा? टर्सरी में आएगा। प्राइमरी में तो ओनली आप हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो, वैक्सीनेशन वगैरह करवा सकते हैं, समझा सकते हैं। सेकेंडरी में डिसीज डायग्नोस करी जाएगी। टर्सरी में कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट किया जाएगा, तो वो कहलाएगी टर्सरी। रिहेबिलिटेटिव सेंटर किस में आएंगे? टर्सरी लेवल ऑफ केयर में। नेक्स्ट वन इज, Hemophilia is a bleeding disorder that is characterized by deficiency of which clotting factor? हीमोफीलिया सभी को पता है कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, लेकिन इसमें कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी? 8, 11 या 9? दूसरा ऑप्शन है सेकंड, 9, 6। तीसरे ऑप्शन में थर्ड, फोर्थ, सिक्स, 8, फोर्थ या 10? कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर डिस्टर्ब रहेगा हीमोफीलिया में? 8वें नंबर का तो सबको पता है कि 8वां तो डिस्टर्ब होता ही है, लेकिन ये 2 ऑप्शन में है आपको। 8वां होता है, 9वां होगा और 11वां होगा। अब यहाँ पे आप बताइए कौन से ऑप्शन में है? तो जो क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा डेफिशिएंट होगा? 8वां, 9वां? 8वां, 9वां और 11वां। तो यहाँ पर देखिए, टू लिटिल ऑफ फैक्टर 8, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। जो क्लॉटिंग फैक्टर है कौन से? 8वें, 9वें और 11वें नंबर के, इनके कारण क्या हो सकता है? हीमोफीलिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है, जिसमें ये फैक्टर क्या हो? या तो 8वां हो या 9वां हो या दोनों हो, तो उसको हीमोफीलिया कंडीशन है जो क्या होगी? कैटेगराइज्ड होगी। अब हीमोफीलिया ए कंसीडर होगा जब फैक्टर 8 की कमी होगी, और बी कंसीडर होगा जब फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होगी। एग्जाम में यदि पूछे कि हीमोफीलिया बी में कौन सा फैक्टर डेफिशिएंट होगा, तो हीमोफीलिया बी में आपको बताना है 9वें नंबर का फैक्टर डेफिशिएंट होगा। ए में पूछे तो 8वें नंबर का होगा। और ये क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के कारण होने वाली, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के कारण होने वाली प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन, हार्मोनल चेंजेस अकर इन मेनोपॉज। ये हमारी नर्सिंग के सबसे फेमस क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आते हैं। कौन से हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलेंगे मेनोपॉज में? फॉल इन सीरम एस्ट्रॉइडल लेवल, फॉल इन एफएसएच लेवल, फॉल इन टेस्टोस्टेरोन लेवल या फिर इंक्रीज इन एलएच लेवल? जो हार्मोनल चेंजेस है मेनोपॉज में देखने को मिलेंगे वो कौन से होंगे? वो होंगे यहाँ पर आपके फॉल इन सीरम एस्ट्रॉइडल लेवल। कौन से? फॉल इन सीरम एस्ट्रॉइडल लेवल। जो मेनोपॉजल वुमेन होती हैं, यदि उनमें हम बात करें, तो जो एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है? ड्रॉप डाउन होने लगता है, जिसके कारण उनमें ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या भी डेवलप होती है। अब आपको लगेगा कि हड्डियों से रिलेट करती समस्याएं तो विटामिन डी की कमी के कारण होगी, कैल्शियम की कमी के कारण होगी, लेकिन इनमें एस्ट्रोजन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी फीमेल आपने आफ्टर 55 ईयर एज की देखी होंगी, उनको हाथ पैर में दर्द बना रहता है, थकावट रहेगी, उसका रीजन यही होता है एस्ट्रोजन लेवल की कमी के कारण जो कैल्शियम और विटामिन डी का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो उनको जो थेरेपी दी जाती है हार्मोनल, वो होती है एस्ट्रोजन वाली थेरेपी। एस्ट्रोजन हार्मोन है जो उनको दिया जाएगा। तो यहाँ पर मेनोपॉजल वुमेन में कौन सा लेवल डिक्रीज होगा? सीरम एस्ट्रॉइडल लेवल का लेवल क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट वन, मल्टीपल टाइनी राइज्ड व्हाइट और येलो व्हाइट स्पॉट्स में अपीयर ऑन द नोज, चीक्स ऑफ द न्यूनेट आर कॉल्ड एज। बच्चों में आपने देखा होगा जो छोटे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, न्यूनेट्स होते हैं, व्हाइट और येलो टाइप के व्हाइट स्पॉट्स देखने को मिलेंगे उनकी नोज पर, चीक्स पर। तो ये क्या है? मिलिया है, साल्मोन पैचेस, मंगोलियन स्पॉट या फिर हर्कलिन कलर चेंजेस क्या कहलाएंगे?
मल्टीपल टिनीराइज्ड जो यहाँ पर वाइट येलो स्पॉट है क्या कहलाएंगे? ये कहलाते हैं मिलिया। ये देखिए ऐसे आपको देखा होगा आपने बच्चों में, न्यूबॉर्न बेबीज में छोटे छोटे टिनी सिस्ट टाइप के रहेंगे, बट धीरे धीरे अपने आप डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये क्या है? कहलाते हैं मिलिया। जो साल्मन पैचेस होते हैं इस तरीके से होंगे, बर्थमार्क जिनको कह सकते हैं आप। वेस्कुलर ब्लैंचिंग रेड पैचेस और स्ट्रीज अक्रॉस द फोरहेड एंड ग्लेविला न्यूबॉर्न इन्फेंट में देखने को मिलते हैं। वाइट वाइन स्टेन के रहेंगे, पिंक टाइप के हो सकते हैं यहाँ पर, और ये कभी कभी अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। मेरे दोनों बच्चों के लिए दोनों आईब्रोज के बीच में दोनों को सेम जगह पर है। आप जो मेरा ब्लॉगिंग चैनल है उस पर जाके जरूर देखना। एक के तो डिसअपियर हो चुके हैं धीरे धीरे, बट दूसरे के अभी सेम एज हैं। मंगोलियन स्पोर्ट, आपने जो भी लोग विलेज लेवल पे पोस्टिंग में रूरल लेवल पे यदि जॉब किए होंगे तो उनने सुना देखा होगा बच्चों में इस तरीके से, और लोगों का मानना होता है कि इन बच्चों को भगवान ने जबरदस्ती धरती पर भेजा है, तो ऐसा नहीं है। ये कभी कभी डिसअपियर हो जाते हैं, कभी कभी बटे रह जाते हैं। मंगोलियन स्पोर्ट इस तरीके से होंगे, जो यहाँ पर डार्क ब्लूइश टाइप के, ब्लैकिश टाइप के होंगे। नेक्स्ट वन है, हाउ मेनी राइट्स ऑफ चाइल्ड इज देयर दैट इज डिक्लेयर 20 नवंबर 1959 बाय यूनिसेफ। यूनिसेफ ने बच्चों के लिए राइट्स दिए थे, तो राइट्स कितने हैं? 8, 7, 6 या फिर 10? कितने राइट्स हैं जो यूनिसेफ ने दिए थे? यूनिसेफ का फुल फॉर्म एग्जाम में आपको आ सकता है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, और यूनिसेफ का यहाँ पर हेड क्वार्टर कहाँ पर है? यूनिसेफ के हेड कौन है? तो यूनिसेफ के लिए यहाँ पर, यूनिसेफ के लिए जो बच्चों के लिए काम करने वाली इकलौती एजेंसीज है, क्या है? यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जो कि 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। कब? 11 दिसंबर 1946 को। और यहाँ पर यूनिसेफ ने जो बच्चों के लिए राइट्स दिए थे, क्या है? यूनिसेफ ने जो बच्चों के लिए राइट्स दिए थे वो कौन से राइट्स थे? वो टोटल 10 राइट्स थे। कौन से? 10 राइट यूनिसेफ ने दिए थे कि बच्चों के 10 अधिकार हैं। बच्चों के राइट में क्या है? 10 अधिकार बच्चों को दिए गए थे। वो आपके लिए, यदि आप पीडियाट्रिक पढ़ रहे हैं तो आपको पीडियाट्रिक में सबसे बेस्ट पारुल दत्ता की बुक रहेगी। तो आप पारुल दत्ता की बुक खोलेंगे तो आई थिंक 5वें या 6वें नंबर के पेज पे आपको ये मिल जाएंगे 10 के 10 राइट्स। नेक्स्ट वन इज enlargement of head, separation of cranial suture lines are the manifestation of a। देखिए यहाँ पर फिर आपको एक क्वेश्चन है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, उसमें थोड़ा अलग था, यहाँ पे और अलग है कि हेड की साइज बड़ी होना, क्रेनियल सूचर्स लाइन का सेपरेट होना किसका साइन है? सेफेलोहेमेटोमा का, हाइड्रोसेफेलस, मेनिंजाइटिस या फिर इंसेफेलाइटिस। तो यहाँ पर जो सेफेलोहेमेटोमा ये तो नहीं है, ब्लड का एक्यूमुलेशन होगा। हाइड्रोसेफेलस यही है जिसमें हेड की साइज इनलार्ज्ड होगी, क्रेनियल सूचर सेपरेट दिखाई देंगे, तो यह हाइड्रोसेफेलस का साइन है। देखिए इस तरीके से, ये क्या है? हाइड्रोसेफेलस वाला बच्चा है। क्रेनियल सूचर से देखिए जो यहाँ पर पूरा एक एक वेन आप प्रॉपर विजुअलाइज कर सकते हैं। CSF इतना ज़्यादा लेवल बढ़ गया है कि बच्चे का जो फॉन्टेनल भी बल्ज होगा आगे की तरफ, हेड साइज बड़ी हुई होगी। BP सेंटिंग के थ्रू इसको जो इस फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। मैनिटोल ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ की जाएगी। मैकपेन साइन हमने पढ़ लिया। अब रीजन क्या हो सकता है हाइड्रोसेफेलस के? 2 रीजन होते हैं, एक होता है इंट्रावेंट्रिकुलर, दूसरा होता है एक्स्ट्रावेंट्रिकुलर। इंट्रावेंट्रिकुलर का मतलब है कि जो CSF बन रहा है या तो वो ज़्यादा बन रहा है या उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। इसके रीजन क्या हो सकते हैं? स्टेनोसिस, मतलब कि जो फ्लो हो रहा है वहाँ की जो वेन्स है क्या है? बहुत ही सक्रिय हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि नैरो है, वो रीजन हो सकता है। इन्फ्लामेशन हो सकता है कुछ। इंट्रावेंट्रिकुलर पोस्ट ट्रॉमेटिक इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लड क्लॉट के कारण भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो ये रीजन हो सकते हैं। एक्स्ट्रा में आपके कोई इन्फेक्शन के कारण बढ़ सकता है, या फिर न्यूप्लाज्म जैसी कंडीशन के कारण ये डेवलप हो सकता है। देखिए यहाँ पर जो CSF है हाइड्रोसेफेलस में होगा क्या कि जो CSF जरूरी है हमारे ब्रेन के लिए, लेकिन जो बैलेंस है जब वो बिगड़ेगा या तो बहुत ज़्यादा बनेगा
CSF बहुत ज़्यादा बनेगा और एब्जॉर्प्शन बहुत कम होगा ब्लड स्ट्रीम में, वो रीज़न हो सकता है। CSF को प्रोड्यूस कौन करता है? कोरोइड प्लेक्सिस इन द वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल का यहाँ पर जो फ्लो होता है, यहाँ पर CSF का बन गया कहाँ पर? कोरोइड प्लेक्सस में। याद रखें, एग्जाम में पूछा जाता है CSF का प्रोडक्शन कौन करेगा? कोरोइड प्लेक्सस करेगा। थर्ड वेंट्रिकल से होते हुए थ्रू द सेरिब्रल एक्वेडक्ट से फोर्थ वेंट्रिकल तक ये फ्लो होगा। अब या तो जो बन गया यहाँ से फ्लो में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन के कारण इसका लेवल बढ़ते जाएगा। टोटल वॉल्यूम होती है इसकी 150 ml। कितनी? 150 ml पर डे के हिसाब से 500 से 600 ml पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन होता है। और यहाँ पर ब्रेन के वेंट्रिकल, सबआर्कनॉइड स्पेस और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में फ्लो होते रहता है। लेकिन जब ये बढ़ जाए इसका लेवल, देखिए यहाँ पर CSF बन गया, या तो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर ब्लड स्ट्रीम में नहीं हो पाया, किसी रीजन से जो ऑब्स्ट्रक्शन, जो फ्लो ऑफ मोड है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई, तो भी यहाँ पे CSF क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब इसका CSF की जो ग्रेविटी पूछी जाए तो वो थी 1.005 से 1.008 तक। क्लियर, कलरलेस, एल्कलाइन नेचर का होगा। pH वैल्यू होती 7.33 टू 7.4 तक। अब यहाँ पर यदि आपको एग्जाम में इसका pH पूछे तो वो भी यहाँ पे लिख दिया है, ग्रेविटी लिखी है, कलर कैसा होता है? क्लियर कॉन्साइज कलर होगा। सर्कुलेशन भी यहाँ पे आपको बता दिया कि किस तरीके से CSF का सर्कुलेशन होगा। अब यहाँ पर जो CSF का सर्कुलेशन या तो एब्जॉर्प्शन आर्कनॉइड बिलाई में होगा। अभी आर्कनॉइड बिलाई में है तो एब्जॉर्प्शन हो नहीं रहा है, कुछ ब्लॉकेज, इसके कारण यहाँ पे कंडीशन डेवलप हो सकती है। अब यदि हाइड्रोसेफेलस हो गया तो ट्रीटमेंट के लिए जो बेस्ट सर्जिकल प्रोसीजर होता है वो होता है VP सेंटिंग, वेंट्रोपेरिटोनियल सेंटिंग। जहाँ से बन रहा है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ से सेंटिंग के थ्रू पेरिटोनियल एरिया में इस फ्लूइड को लाया जाएगा और यहाँ से बाहर है जो फ्लश्ड आउट किया जाएगा। तो यहाँ पर VP सेंटिंग क्या है? एक मेन है जो इसका ट्रीटमेंट है। यदि ड्रग ऑफ चॉइस की हम बात करें तो यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ किया जाता है मैनिटॉल। क्या है? मैनिटॉल। ये टाइप है हाइड्रोसेफेलस के। एक होता है कम्युनिकेटिंग, दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग को कहा जाता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। क्या है? नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। और ऑब्स्ट्रक्टिव में CSF का जो फ्लो हो रहा है वहाँ पर किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन होगा। रिसेंट में 2023 जनवरी में स्टार्टिंग में एक पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया, राजस्थान में पेपर हुआ, उसमें क्वेश्चन आया, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आया है 5वें नंबर का वाइटल साइन कौन सा है? जो 5th नंबर का वाइटल साइन है वो कंसीडर किया गया है रिस्पॉन्स टू द पेन। किसके लिए? रिस्पॉन्स टू द पेन। और जो बाकी इनिशियल है वो क्या है? फर्स्ट है हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट एंड टेम्परेचर। ये क्या है आपके? ये बेसिक वाइटल साइन। तो जब भी आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, आपकी पल्स रेट और हार्ट रेट चेक की जाती है, 60 to 100 आती है, मतलब कि क्या है? नॉर्मल है। लेकिन जब भी पल्स रेट और हार्ट रेट आपकी बिलो 60 चली जाए तब इसको क्या टर्म यूज किया जाता है? ब्रेडिकार्डिया। ये एग्जाम में टर्म्स आते हैं, आप ध्यान से देखिए। और यदि यही पल्स रेट और हार्ट रेट आपकी 100 से ज़्यादा चली जाए तो ये कहलाएगा टैकीकार्डिया। क्लियर? तो BP नॉर्मल होता है, ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg। लेकिन इससे कम होता है तो हाइपोटेंशन, बढ़ता है तो हाइपरटेंशन। वैसे ही रेस्पिरेटरी रेट में है 10 to 20, नॉर्मल एक एडल्ट की बात करें तो 10 से 20 तक रहेगी। फिर जो ऑक्सीजन सेचुरेशन यहाँ पे कहा 95 से 100% तक। यदि 95 से कम होता है मतलब टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और वो कंडीशन कहलाती है हाइपोक्सिया। कोविड के टाइम पे सभी के पास पल्स ऑक्सीमेट्री हो गए थे अपने ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए। नॉर्मल टेम्परेचर होता है कितना? 98.6 डिग्री। लेकिन जो एक कंसीडर रेंज की जाती है तो यहाँ पर ये रही 100.4 तक भी नॉर्मल नहीं माना जाएगा, 101 क्रॉस करेगा मतलब फीवर है। नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पर जो 5वें नंबर का वाइटल साइन है वो क्या? वो है रिस्पॉन्स टू द पेन। नेक्स्ट इज द ड्यूटी नॉट टू इन्फ्लिक्ट एज वेल एज टू प्रिवेंट एंड रिमूव हार्म इज। कौन सी ड्यूटी है यहाँ पे कहा गया है? नॉट टू इन्फ्लिक्ट एज वेल एज टू प्रिवेंट एंड रिमूव द हार्म। तो यहाँ पर आपकी ड्यूटी नहीं है कि हार्म से प्रिवेंट करना और जो भी हार्मफुल है उसको रिमूव करना। फिडेलिटी, वेरासिटी, नॉन मालफिशियंस या फिर पैटर्नलिज्म। तो क्या है जो कि आपकी ड्यूटी नहीं है?
किसी भी हार्म को रोकना और उससे प्रिवेंट करना, वो कहलाती है क्या? आपकी फिडेलिटी। क्या है? वो कहलाएगी फिडेलिटी। तो नर्सिंग के एथिक्स पढ़े हैं हमने, अकॉर्डिंग टू दैट आपको जरूरी नहीं फिडेलिटी पूछा जाए, हो सकता ऑटोनॉमी पूछ ले। तो यहाँ पर फिडेलिटी का मतलब होता है फेथफुलनेस टू अ पर्सन। क्या है? यदि आप एक नॉर्मल टर्म में बात करें फिडेलिटी, तो यहाँ पर क्या है? किसी के ऊपर आपको क्या होना, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं आपको उस पर भरोसा होना। फिर जो बेसिक प्रिंसिपल है एग्जाम में आ सकते हैं आपको, तो यहाँ पर है कि जो आपकी ड्यूटी नहीं है, किसी को कुछ हार्म होता है, नुकसान होता है, उसको रोकना। बेसिक जो आते हैं ऑटोनॉमी, मतलब दूसरों की लिबर्टी, मतलब जो भी उनके रिलीजियस वगैरह उनको क्या करना, रिस्पेक्ट करना। जस्टिस मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे नुकसान हो या फायदा हो, आपको एक रिलायबल डिसीजन लेना है। फिडेलिटी द ड्यूटी टू डू व्हाट वन हैज प्रॉमिस्ड, किसी ने प्रॉमिस किया है उसको पूरा करना। नॉन मालफिशियंस मतलब दूसरे को है जो हार्म नहीं पहुंचाना है। बेनिफिशियंस अपने अच्छे काम करना। वेरासिटी का मतलब है कि द ऑब्लिगेशन टू टेल द ट्रूथ। क्या है? ऑब्लिगेशन टू टेल द ट्रूथ। इनमें से एक ना एक आपको एग्जाम में आता है, तो अब आपको या तो फिडेलिटी पूछ सकते हैं, वेरासिटी पूछ सकते हैं, नॉन मालफिशियंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज congenital syndromes related to viral infections are most likely to occur if the mother contracts the illness during which of the following trimester। तो कंजेनाइटल सिंड्रोम है जो कि वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकते हैं, वो किस ट्राइमेस्टर में होने के चांस रहेंगे? इन द फर्स्ट, इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, इन द थर्ड ट्राइमेस्टर, पोस्टपार्टम पीरियड में। किस टाइम पे सबसे ज्यादा कंजेनाइटल सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं? वो होते हैं पहले ट्राइमेस्टर में। किसमें? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा रिस्क होता है कंजेनाइटल डिसऑर्डर होने का, कंजेनाइटल सिंड्रोम्स होने का। इनकेस यदि कुछ भी कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स बनती है तो उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही एज इन डॉक्टर की परमिशन से यदि माँ चाहे तो अवॉइड भी किया जा सकता है। जितने भी कंजेनाइटल प्रॉब्लम डेवलप होती हैं कब? फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। Especially viral illness, it increase the chance that a congenital syndrome could result from the infection। जैसे कि चिकन पॉक्स ही ले लो, यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है तो जब आपका बच्चा पैदा होगा उसको वेरिसेला सिंड्रोम होने के चांसेस, जो डेवलपिंग बेबी है उसको वेरिसेला सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इवन उसको जब बड़े भी होगा तो उसको बचपन में बार बार है जो क्या हो सकता है, वेरिसेला सिंड्रोम के कारण चिकन पॉक्स हो सकता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और एक और क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन होते हैं, मिसकैरेज हो जाते हैं, वो किसके कारण होते हैं? बोलते हैं नहीं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के कारण। लेकिन कंजेनाइटल सिंड्रोम किसके? वायरल इन्फेक्शन कब होंगे? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। नेक्स्ट इज द हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स वेयर नर्स प्रायोरिटाइज्ड बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स इज आइडेंटिफाइड एज। तो यहाँ पे कहा गया है कि हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स की जो थ्योरी है किसने दी है? सिगमंड फ्रूड, कुबलर रॉस, एरिक एरिक्सन या फिर इब्राहिम मास्लो, किसने दी है? सिगमंड फ्रूड भी आपने पढ़ा है, कुबलर रॉस ने तो जो ब्रीफ की स्टेप दिए हैं 5, एरिक एरिक्सन ने साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी है, ये थ्योरी दी है इब्राहिम मास्लो ने। किसने? इब्राहिम मास्लो ने। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी 5 स्टेप होते हैं। पहली होती हैं आपकी बेसिक जरूरतें, जिसको हम कहेंगे फिजियोलॉजिकल। ये जो इब्राहिम मास्लो ने हायरार्की नीड्स थ्योरी दी है, तो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब आपकी बेसिक जरूरतें, खाना पीना, सोना, सेक्स और एक्सक्रीशन। सेफ्टी मतलब आपके पास घर होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, हेल्थ होना चाहिए, तो क्या है आपकी सेफ्टी में। फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस मतलब आपकी दोस्त होना चाहिए, परिवार होना चाहिए। फिर आता है आपका सेल्फ स्टीम, आप अपनी रिस्पेक्ट करें, दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी क्वेश्चन में कहा गया है कि ह्यूमन नीड्स को जहाँ पे प्रायोरिटी बेस्ड रखा गया है तो वो गई इब्राहिम मास्लो की थ्योरी। कौन सी? इब्राहिम मास्लो की थ्योरी। नेक्स्ट इज नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल इन एडल्ट इज। एक एडल्ट पर्सन में नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होगा? 94 to 99%, 90 to 95, 89 to 93% या फिर 80 to 85%।
तो एक नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन की हम बात करें तो यदि 100 तक है मतलब अच्छा है। कहाँ तक है? 100 तक है तो अच्छा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर होगा 94 से 99 तक। 94 to 99 तक है मतलब क्या है? ऑक्सीजन सेचुरेशन मतलब सही है, नॉर्मल है। तो रीडिंग होती है यदि 96 से ज़्यादा है तो मतलब सही है। पल्स रेट जब इस केस में होगी 40 से 100, टेम्परेचर होगा 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब होम मॉनिटरिंग में जब कोविड हुआ था, जिनको भी हुआ था, इवन मुझे भी हुआ था, तो जब भी यहाँ पे कहा जा रहा था कि जब आपका SpO2 लेवल 95 से कम हो जाए तब आपको हॉस्पिटल जाना है। फिर बाद में कहा गया 90 से कम हो जाए तब आपको एडमिट होना है। तो यहाँ पर जो एक रेंज है, अकॉर्डिंग टू रेंज की बात करें हम तो कितना है? 95 से 100 तक नॉर्मल है। बिलो 95 तक आता है मतलब पर्सन को ट्रीट करने की जरूरत है, इवन होम मॉनिटरिंग में ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ पेशेंट कंप्लेंट अबाउट नोजिया आफ्टर हैविंग फूड। दिस टाइप ऑफ डेटा इज, तो जब भी आप खाना खाते हैं तो उस टाइम पे आपको नोजिया फील होता है, वॉमिटिंग नहीं होती, ओनली लगता है कि वॉमिटिंग हो जाएगी। तो किस टाइप का डेटा? ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, पर्सनल या फिर नन ऑफ देम। दो तरीके का डेटा आपने पढ़ा है जब भी आप नर्सिंग असेसमेंट करते हैं, नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं तो उस टाइम पे फर्स्ट स्टेप होता है असेसमेंट। उसमें दो तरीके का डेटा होता है, एक होता है सब्जेक्टिव, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे कहा है कि पेशेंट बता रहा है कि उसको नोजिया हो रहा है। नोजिया हो रहा है चीज पर्सन ने बताई है, आपको पता नहीं है, किसने बताई? पर्सन ने बताई है। तो ये कहलाएगा आपका ऑब्जेक्टिव डेटा। कौन सा? ऑब्जेक्टिव डेटा। The refractive error caused by the differences in curvature of cornea and lenses। तो एक जो रिफ्रैक्टिव एरर के कारण हो रहा है, क्या है? रिफ्रैक्टिव एरर के कारण हो रहा है कि जो कर्व बन रहा है कॉर्निया और लेंस के बीच में, वो क्या है? हेमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, मायोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया। तो जो क्या है? रिफ्रैक्टिव एरर है। रिफ्रैक्टिव का मतलब है कि जो आपका कर्वेचर बनना चाहिए कॉर्निया और लेंस के स्ट्रेट में, लेकिन वो क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो गया है। जो आप महंगे लोग देखते हैं, देखते कहीं उनको दिखता कहीं और का है, वही सिचुएशन है यहाँ पर। वो क्या हुआ? एस्टिग्मेटिज्म। क्या है? एस्टिग्मेटिज्म। मायोपिया का मतलब होगा नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होगा फार साइटेडनेस, हेमेट्रोपिया का मतलब है कि नॉर्मल विजन। क्या है? नॉर्मल विजन। यहाँ पर एस्टिग्मेटिज्म क्या है? एक रिफ्रैक्टिव एरर है जिसमें आपके कॉर्निया और लेंस के बीच का जो कर्वेचर है क्या है? डिफरेंस है और अलग है। मायोपिया नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस। नेक्स्ट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ पेन लाइक इंसुलिन डिलीवरी डिवाइसेस। नॉवडेज आपने देखा होगा कि इंसुलिन पेन जैसी डिवाइस से दिया जाता है। क्यों दिया जाएगा? शॉर्टर इंजेक्शन टाइम, एक्यूरेट डोज डिलीवरी, लोअर कॉस्ट विथ रीयूजेबल इंसुलिन कार्टलेस, रीयूज ऑफ स्मॉलर गॉज निडल्स। यहाँ पर आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि पेन जैसे ही रहेगा, देखने में लगेगा पेन जैसे। यहाँ पर इंसुलिन की जो डिलीवरी डिवाइस है क्या करेगी? एक एक्यूरेट, जितने डोज की जरूरत है उतना ही देगी। इस तरीके से आएगा पेन जैसे, जितने डोज की जरूरत है उतना डोज ही दिया जाएगा, इसीलिए इस डिवाइस को यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज द नोट्स दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन नर्सिंग एजुकेशन फॉर रिकॉर्डिंग डेटा अबाउट स्टूडेंट्स डेटा ऑन प्रैक्टिस। कौन सा है जो अभी रिसेंटली नर्सिंग एजुकेशन में यूज किया जा रहा है डेटा रिकॉर्ड करने के लिए, स्टूडेंट का डेटा प्रैक्टिस के लिए? एनेक्डोटल, नर्सिंग नोट, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिकॉर्ड्स या फिर क्रिटिकल इंसिडेंट रिकॉर्ड। कौन से नोट्स हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज किए जा रहे हैं नर्सिंग एजुकेशन के लिए? वो कहलाते हैं आपके एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। कौन से? एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हॉस्पिटल में पेशेंट का डेटा फिलअप करने के लिए यूज किए जाएंगे। स्टूडेंट का डेटा, आपने ड्यूटी की है या नहीं, कितने दिन एब्सेंट रहे, वो सब चीज़ों के लिए भी यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज अ क्लाइंट विथ रूमेटॉइड अर्थराइटिस में रिवील विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट डेटा। यदि पर्सन को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो कौन सा डेटा रिवील होगा? हैवर्डन नोट्स, मॉर्निंग स्टिफनेस नो लॉन्गर देन 30 मिनट, असिम्प्टोमेटिक जॉइंट स्वेलिंग या फिर स्वान नेक डिफॉर्मिटी ऑफ द हैंड।
तो यहाँ पर कहा गया है, क्वेश्चन क्या है, रोमेटिक अर्थराइटिस है और रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया से होगा रोमेटिक। अब यहाँ पर अर्थराइटिस हुई है तो क्या होगा, यहाँ पे स्वान नेक डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। ये इमेज मैंने आपको कई बार बताई हुई है। फिंगर के यहाँ पे क्या है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, जो आपकी फिंगर है जो हाइपर एक्सटेंशन होगा और फ्लेक्शन एंड बेंट होगा एक जगह पे, जो डिस्टल फेरेंजियल है वहां पर क्या होगा, बेंट होगा, फ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर हाइपर टेंशन और जो फ्लेक्शन देखने को मिलेगा फिंगर के यहाँ पे क्या कहलाएगा, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, मतलब हाथ में आपकी जो स्वान होते हैं, बगुले होते हैं, उनके जैसी डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी वो। नेक्स्ट इज द फंडामेंटल एम ऑफ प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इज टू। फंडामेंटल एम क्या है प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए, रिगेन द मूवमेंट, इनहेंस सेल्फ स्टीम, प्रोवाइड रेस्टोरेशन ऑफ फंक्शन एंड एस्थेटिक फॉर्म, या प्रिवेंट द इन्फेक्शन। तो फंडामेंटल एम क्या है प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए, तो फंडामेंटल एम होते हैं प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए, वो कौन से हैं, तो जितनी भी प्लास्टिक सर्जरी होंगी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होंगी, किसी ने नाक की करा ली, किसी ने लिप्स की करा ली, रिकंस्ट्रक्टिव कौन सा होता है, सुधारने वाली, ऐसे क्लेफ्ट के प्लेट में की जाती है, वैसे ही यहाँ पर जो प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होंगी क्या करेंगी, रेस्टोरेशन, प्रोवाइड रेस्टोरेशन ऑफ फंक्शन एंड एस्थेटिक फॉर्म। क्लियर। यहाँ पर जो एस्थेटिक जो एम्स होते हैं रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी के, वही होते हैं कि इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना, वुंड को क्लोज करना, कुछ भी स्कार्स वगैरह है उनको कम करना, और कुछ भी कॉस्मेटिक तरीके से आपको जो अनएक्सेप्टेबल स्कार उनको रिड्यूस करना, ताकि आप और ज़्यादा सुंदर दिखने लगे। कभी कभी प्लास्टिक सर्जरी उल्टी भी पड़ जाती है, जो भी लोग करवाते हैं, मॉडल्स वगैरह करवाती हैं। जो प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी किस लिए की जाती है, प्रोवाइड रेस्टोरेशन ऑफ फंक्शन एंड एस्थेटिक फॉर्म के लिए। नेक्स्ट इज द ट्रांसप्लांट ऑफ एन ऑर्गन टिश्यू बिटवीन टू जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज। तो यहाँ पर जब ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गन हो गए या फिर कुछ टिश्यू हो गए, दो जेनेटिकल नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के ये साथ में होती है, और स्पीसीज मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन ही है, तो क्या है, ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, टेलोग्राफ्ट या फिर डोमिनो ट्रांसप्लांट। ये क्वेश्चन आपको कई बार पढ़ाया भी गया है, जो ग्राफ्टिंग के टाइप है। तो जब नॉन आइडेंटिकल ट्विन होंगे तब ये क्या कहलाएगा एलोग्राफ्ट। क्या होगा, एलोग्राफ्ट। तो आइडेंटिकल ट्विन होंगे तब यहाँ पर जो ग्राफ्टिंग की जाएगी वो क्या होगी, सिंथेटिक ग्राफ्ट और ऑटोग्राफ्ट। लेकिन सॉरी, जब सेम इंडिविजुअल आपके ही बॉडी के पार्ट की कहीं और ग्राफ्टिंग की जाए तो वो कहलाएगा ऑटोग्राफ्ट। थाई की स्किन, नोज के यहाँ, माउथ के यहाँ यूज की जाती है। नॉन आइडेंटिकल ट्विन होंगे तो ये कहलाएगा एलोग्राफ्ट, मतलब कोई रिश्तेदार अपना ऑर्गन डोनेट किसी और को कर दे, भाई बहन का हो जो जुड़वा हुए हैं उनके लिए, वो सिंथेटिक ग्राफ्ट। यदि स्पीसीज ही अलग हो तब हम कहेंगे जीनोग्राफ्ट। क्या कहेंगे, जीनोग्राफ्ट। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट रिलायबल इंडेक्स ऑफ द सेरिब्रल स्टेटस इज। तो सेरिब्रल स्टेटस का पता करने के लिए मोस्ट रिलायबल इंडेक्स कौन सा है, पिपलरी रिस्पॉन्स टू पेन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या डीप टेंडन रिफ्लेक्स। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा सेरिब्रल स्टेटस के लिए, द मोस्ट रिलायबल इंडेक्स ऑफ द सेरिब्रल स्टेटस इज। तो सेरिब्रल स्टेटस को चेक करने के लिए मोस्ट रिलायबल इंडेक्स कौन सा होगा, ऑप्शन में है यहाँ पे प्यूपिलरी रिस्पॉन्स टू पेन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। तो यहाँ पर सेरिब्रल स्टेट का मतलब है कि आपका जो माइंड है उसकी क्षमता क्या है, सही तरीके से चल रहा है नहीं, ये सब चीजें आपकी बेसिक सेरिब्रल इंडेक्स में आएंगी। अब जो सेरिब्रल इंडेक्स है इसको चेक करने के लिए सबसे सही चीज क्या होगी, तो सबसे बेस्ट तरीका होगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या होगा, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। और इस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को नापने के लिए जो स्केल यूज की जाती है वो कहलाती है ग्लासगो कॉमा स्केल। एग्जाम में आती है GCS स्केल। 15 है जो मैक्सिमम पॉइंटिंग होती है, बिलो 3 जाता है मतलब पर्सन कॉमा में जा रहा है। तो यहाँ पर जो
सेरिब्रल इंडेक्स के लिए सबसे, सेरिब्रल स्टेटस के लिए जो सबसे अच्छा इंडेक्स है वो क्या है, वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट इज, यहाँ पर आपका आंसर सीधा ऐड किया गया है साथ में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो सबको पता है विटामिन ए, डी, ई, के। ए फैट सॉल्युबल, वसा में घुलनशील विटामिन। यदि ये विटामिन ज्यादा होते हैं, स्पेशली जो हाइपर विटामिनोसिस होता है वो फैट सॉल्युबल विटामिन के ज्यादा होने के कारण ही होता है, स्पेशली ए के कारण। फिर यहाँ पर आते हैं पानी में घुलनशील और वाटर सॉल्युबल, तो होते हैं विटामिन सी और विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप होते हैं इसलिए वो। नेक्स्ट इज द एंटीडोट टू हेपेरिन। हेपेरिन का एंटीडोट क्या है? तो हेपेरिन का एंटीडोट कौन सा है? ऑप्शन में कैल्शियम ग्लूकानेट, विटामिन के, प्रोटामिन सल्फेट या फिर एट्रोपिन। तो हेपेरिन और वारफ्रिन दोनों क्या है? एंटीकोगुलेंट है। क्या है? एंटीकोगुलेंट है यहाँ पर। तो हेपेरिन और वारफ्रिन है जो दोनों एग्जाम में आती है, लेकिन हेपेरिन का एंटीडोट पूछा गया है। हेपेरिन का क्या है? प्रोटामाइन सल्फेट। क्या है? प्रोटामाइन सल्फेट। फिर यहाँ पर विटामिन के है, किसका है? वारफ्रिन का। किसका? वारफ्रिन का। हेपेरिन को प्रेगनेंसी में दिया जा सकता है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, कौन सा जो एंटीकोगुलेंट है जो प्रेगनेंसी में दे सकते हैं? ओनली हम हेपेरिन ही दे सकते हैं। क्यों दे सकते? क्योंकि प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगा। हेपेरिन को कभी भी ओरली नहीं दिया जा सकता, इसको इंजेक्टेबल फॉर्म में ही दिया जाता है। यदि ओरल एंटीकोगुलेंट पूछे तो वो है वारफ्रिन। वारफ्रिन को कभी भी IVIM नहीं देंगे, सीधा ओरली दिया जाता है। नेक्स्ट इज, फॉर अ कोमाटोस पेशेंट द हाईएस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस इज। कोमाटोस पर्सन में हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होगी? अल्टर्ड सेंसोरियम, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी या फिर अल्टर्ड न्यूट्रिशन। जब भी मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी आपको एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि आपको कॉन्शियसनेस लेवल दी जाए, मोबिलिटी दी जाए, न्यूट्रिशन दिया जाए, लेकिन आपके पास साथ ही साथ क्या हो, एयरवे क्लियरेंस या फिर एयरवे से रिलेट करता हुआ ऑप्शन है, तो वो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी में कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा? इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। कोमाटोस पर्सन है, मतलब मरीज क्या है? कोमा में है। कोमा में है तो यहाँ पर उस पेशेंट के लिए आपकी सबसे अच्छी प्रायोरिटी क्या होगी? वो होगी आपकी बेस्ट प्रायोरिटी इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। एयरवे को मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट वन इज, the normal central venous pressure reading is between, नॉर्मल CVP कितना होगा? 0 to 5 सेंटीमीटर, 5 to 10, 10 to 15 या फिर 15 to 20। तो सेंट्रल वीनस प्रेशर होता है क्या? सेंट्रल वीनस प्रेशर होगा, नॉर्मली होता है 5 से 10 सेंटीमीटर की रेंज में। कितना? 5 to 10। अब यहाँ पर ये देखिए, आप ध्यान से देखें कि जो यहाँ पर CVP पूछा है, सेंट्रल वीनस प्रेशर पूछा है, यदि सेंटीमीटर में पूछे तो 5 to 10, 5 to 10। यदि H2O में पूछे, किसमें? यहाँ पर 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O है। क्या है? 5 to 10 सेंटीमीटर H2O है। लेकिन यहाँ पर mm ऑफ Hg में पूछे तो कितना होगा? 7.5 mm ऑफ Hg। कितना? 10 सेंटीमीटर H2O इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर H2O। क्लियर है? यदि सेंटीमीटर में पूछे तो 5 to 10, और यदि यहाँ पर mm ऑफ Hg में मर्करी में पूछे तो 7.5। नेक्स्ट इज, अ पेशेंट विथ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर एक्सपीरियंसेस डिस्निया ड्यू टू। तो यहाँ पर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का मरीज है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करेंगे? accumulation of fluid in the interstitial space and alveoli of lungs, bronchial secretion and spasm, pulmonary embolism, pulmonary congestion resulting from cardiomegaly। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के पर्सन में क्या होगा? फ्लूइड ऑक्यूमुलेट होगा, जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, एल्विलाई, लंग्स और एल्विलाई के यहाँ पर, वहाँ पर क्या होगा? फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा, फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, प्रॉपर जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, और इसके कारण क्या होगा? सांस लेने में दिक्कत होगी। यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा?
accumulation of fluid in the interstitial space and alveoli of the lungs. Next one is a client on anticoagulant therapy is specially monitored for. यदि कोई पर्सन एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन ले रहा है तो उसको और कौन सी चीज मॉनिटर करेंगे हम? नोजिया, चेस्ट पेन, इंसोम्निया, प्रेमेच्यूरिया। एंटीकोगुलेंट वाले मरीज में आपकी जो प्रायोरिटी होगी एज एन ऑप्शन की होगी हेमेच्यूरिया। क्या है? यूरिन के साथ ब्लड तो नहीं जा रहा है, वो चीज आपको मॉनिटर करना है। क्या है? यूरिन के साथ में जो ब्लड तो नहीं जा रहा है वो चीज आपको मॉनिटर करके रखनी है। नेक्स्ट इज द नर्स हु ऑब्जर्व प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इन अ न्यूबॉर्न सस्पेक्ट। यदि जो न्यूबॉर्न बेबी उसको फोर्सफुल वॉमिटिंग होती है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, तो क्या होगा बच्चे को? ट्रैक्यू ईसोफेगल फिस्टुला, रिस्प्रिंग्स डिसीज, कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस या फिर कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग नाम आपको याद आया होगा। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने किस में मिलती है? ये देखने को मिलती है पाइलोरिक स्टेनोसिस में। किसमें? पाइलोरिक स्टेनोसिस में। अब यहाँ पर जो कंजेनाइटल ही है, जब तो बच्चे को न्यूबॉर्न बेबी को वॉमिटिंग तो हो रही है। हिरस्प्रिंग्स डिसीज है जो मेगा कॉलन डिसीज हम कहेंगे, इसमें गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट रहेंगी। बच्चा है जो 48 आवर तक हो जाएंगे, मेकोनियम पास नहीं करेगा। यहाँ पर यदि वॉमिटिंग पूछते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग तो क्या होगा? पाइलोरिक स्टेनोसिस, कंजेनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। नेक्स्ट इज a person with diabetic mellitus is asking you the calories obtained from 1 teaspoon of sugar. Your answer would be, तो डीएम वाला मरीज है उसके लिए कैलोरी पूछता है कि 1 चम्मच शक्कर में 1 टीस्पून इक्वल टू हाउ मैनी कैलोरी? 5, 15, 20 या फिर 16। यहाँ पर 1 टीस्पून शुगर इज इक्वल टू 20 किलो कैलोरीज। कितने? 1 जो चम्मच 1 टीस्पून है किसके बराबर होगी? होगी आपकी 20 कैलोरी के बराबर। कितनी? 20 कैलोरी के बराबर। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। कौन से फूड आइटम्स हैं जो विटामिन ए के रिच सोर्स हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड येलो फ्रूट्स, राइस एंड पोटैटोज, ग्रीन ग्राम एंड दाल, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। कौन से हैं जो रिच सोर्स हैं विटामिन ए के? विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स होता है क्या? येलो फ्रूट, ऑरेंज कलर के फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब क्या है? आपके रिच सोर्स है विटामिन ए के। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जो कैल्शियम के सबसे अच्छे सोर्स माने जाएंगे। प्रोटीन के हैं जो दालें होंगी। लेकिन यहाँ पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां, येलो फ्रूट, ऑरेंज फ्रूट, कैरेट हो गया आपका, ऑरेंज हो गया, ये सब किस तरीके के लिए है? पपाया हो गया, सॉरी, किसके लिए? विटामिन ए के लिए। नेक्स्ट इज the urinary output of a client for 24 hours was 350 ml. Nurse has documented the observation as, यदि यूरिन आउटपुट 24 घंटे में 350 ml है तो एज ए नर्स आप क्या डॉक्यूमेंट करेंगे? एनयूरिया, पॉलीयूरिया, डिसयूरिया या फिर ओलिगोयूरिया। एनयूरिया का मतलब तो 100 ml से भी कम पास होना, वो भी 24 घंटे में एब्सेंट ही होना। पॉलीयूरिया में बहुत ज्यादा यूरिन का पास आउट होना। डिसयूरिया में मतलब दर्द होगा यूरिन पास करते टाइम, जलन होगी। ओलिगोयूरिया में 500 ml से कम जब यूरिन पास होगी 24 घंटे, वो कहलाएगा ओलिगोयूरिया, कम यूरिन का पास होना और ओलिगोयूरिया। नेक्स्ट वन इज which one of the following terms indicates increase in the size of cells without increase in the number of cells? क्वेश्चन ध्यान से देखें, कैंसर में आपने पढ़े हुए हैं कि जब आपकी जो सेल्स की साइज बढ़ती है लेकिन सेल्स के नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो ये क्या है? हाइपरप्लासिया, हाइपरट्रॉफी, डिस्प्लासिया फिर एट्रोफी। की साइज बढ़ती, इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स बट विदाउट इंक्रीज इन द नंबर, तो ये कहलाएगा आपका हाइपरट्रॉफी। क्या है? हाइपरट्रॉफी। अब ये देखिए यहाँ पर जो हेल्दी सेल्स होगी इस तरीके से होगी। हाइपरट्रॉफी में सेल्स की साइज बढ़ती जाएगी, लेकिन हाइपरप्लासिया में सेल्स की साइज वही रहेगी लेकिन सेल्स के नंबर बहुत फास्ट तरीके से बढ़ेंगे। जब ये हाइपरप्लासिया हुआ तो इसके साथ में मेटास्टेसिस भी होगा। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल्स बनेंगी, कहलाएगा मेटास्टेसिस, मतलब स्प्रेड होना। हाइपरट्रॉफी में क्या होगा? सेल्स की साइज बस बढ़ेगी लेकिन नंबर नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हाइपरप्लासिया में सेल्स के नंबर बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज व्हेन द क्लाइंट कैन ब्रीथ ओनली इन अपराइट पोजीशन इट इज टर्म्ड एज।
जब क्लाइंट ओनली अपराइट पोजीशन में बस सांस ले पाएगा, मतलब बैठ के ही सांस ले पाएगा, तो क्या है? ऑर्थोपनिया, टैकिपनिया, डिस्निया या फिर एपनिया। तो डिस्निया में पेनफुल मतलब जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो गई। टैकिपनिया में बहुत ज़्यादा क्या है? टैकिपनिया में जब टिश्यूज में भी ऑक्सीजन में कमी होती जा रही है, सांस लेने में दिक्कत होगी। एपनिया में एब्सेंट हो गया। ऑर्थोपनिया मतलब आप अचानक से उठते हैं और आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो है क्या है? ऑर्थोपनिया। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑर्थोपनिया। नेक्स्ट इज अ क्लाइंट आफ्टर न्यूमोनेक्टोमी विल बी पोजीशनड ऑन। पर्सन की यदि न्यूमोनेक्टोमी हुई है तो यहाँ पर आप उसको कौन सी पोजीशन देंगे? सुपाइन पोजीशन, सुपाइन एंड आइदर साइड, ऑपरेटेड साइड और बैक, या फिर अनऑपरेटेड साइड और बैक। जब पर्सन की यहाँ पर सर्जरी का नाम क्या दिया हुआ है? न्यूमोनेक्टोमी। क्या है? न्यूमोनेक्टोमी हुई है। न्यूमोनेक्टोमी का मतलब होता है पूरे लंग्स को ही रिमूव कर देना। क्या है? पूरे लंग्स को ही रिमूव कर देना। सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एंटायर लंग्स। क्या है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ एंटायर लंग्स को ही रिमूव किया गया है, तो कौन सी पोजीशन देंगे? ऑपरेटेड साइड और बैक पोजीशन। नेक्स्ट इज when period of hyperapnea alternates with period of apnea, the breathing pattern is termed as। जब पीरियड ऑफ हाइपरएपनिया और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अल्टरनेट्स विद पीरियड ऑफ एपनिया, फिर यहाँ पे सांस स्टॉप हो रही है लेना, ब्रीदिंग स्टॉप ही होने लगी है, तो कौन सा पैटर्न है? कुस्मॉल, काइमी स्ट्रोक, ब्रैडिपनिया या फिर टैकिपनिया। ब्रैडी में तो कम होगी, टैकिपनिया में ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर जो क्या कहा गया? कुस्माल रेस्पिरेशन है कि ये की काइमी स्ट्रोक है, तो ये कहलाएगी काइमी स्ट्रोक रेस्पिरेशन। क्या है? काइमी स्ट्रोक रेस्पिरेशन। फिर यहाँ पर जो कुस्माल ब्रीदिंग है, कुस्माल ब्रीदिंग और कुस्माल रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होगा? आपकी रैपिड और बहुत फास्ट तरीके से डीप ब्रीदिंग, जिसको हम लेबर ब्रीदिंग भी कह सकते हो, और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखने को मिलेगी। तो काइमी स्ट्रोक है। क्या है? काइमी स्ट्रोक है यहाँ पर ब्रीदिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको कुछ एक टाइम के लिए हाइपर एपनिया होता है, लेकिन साथ में एपनिया भी हो जाता है। नेक्स्ट वन इज क्लाइंट आफ्टर लिवर बायोप्सी शुड बी विजिलेंटली ऑब्जर्व फॉर। यदि किसी पर्सन की लिवर बायोप्सी हुई है तो आप किस चीज़ के लिए चेक करेंगे? हेमरेज के लिए, डिस्निया के लिए, वॉमिटिंग के लिए कि पेन के लिए? लिवर बायोप्सी, बायोप्सी में क्या किया जाता है? टिश्यूज को रिमूव किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि कैंसर है या नहीं। ऑटोप्सी अलग होती है, जो पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम होगा वो। यहाँ पर लिवर बायोप्सी में क्या चेक करना है? आपको हेमरेज के लिए क्या करना है? मॉनिटर करना है और हेमरेज के लिए चेक करते रहना है। नेक्स्ट वन इज vaginal examination is indicated when membranes rupture spontaneously in a pregnant woman with polyhydramnios। तो देखिए क्वेश्चन कि यहाँ पर वेजाइनल एग्जामिनेशन किया, मेम्ब्रेन रप्चर हो गई स्पॉन्टेनियसली अचानक से, और लेडी को क्या है? पॉलीहाइड्रोमनियस, मतलब 2000 से भी ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? असेस द फीटल मैच्योरिटी, डिटरमाइन स्टेज ऑफ लेबर, नोट द पोजीशन ऑफ द फीटस एंड रूल आउट द क्वाड प्रोलैप्स। तो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी पॉलीहाइड्रोमनियास में आपकी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तो क्वाड प्रोलैप्स ना हो पाए। क्या है? क्वाड प्रोलैप्स ना हो पाए। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज फॉर एटोनिक पोस्टपार्टम हेमरेज। एटोनिक पोस्टपार्टम हेमरेज का मेन रीजन क्या है? एटोनिसिटी का मेन रीजन क्या होगा? इन्फेक्शन होगा, रिटेंड प्रोडक्ट होगा, SLE होगा या फिर जॉइंटिस होगा। मेजर कॉज होता है एटोनिक पोस्टपार्टम हेमरेज का होता है रिटेंड प्रोडक्ट। रिटेंड प्रोडक्ट का मतलब प्लेसेंटा है, जो पूरे तरीके से कुछ ना कुछ बिट्स हैं जो अंदर ही रह जाते हैं। मतलब 30 मिनट हो गए बच्चे को डिलीवर हुए, प्लेसेंटा 30 मिनट तक बाहर नहीं आता है, इवन आता है तो कुछ पार्ट्स अंदर रह जाते हैं, तो कहलाता है रिटेंड बिट्स ऑफ प्लेसेंटा, रिटेंड प्रोडक्ट्स। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द मोस्ट एक्यूरेट एरिया टू चेक द पल्स रेट इन एन इन्फेंट इज। इन्फेंट में
पल्स रेट चेक करने का सबसे अच्छा साइट क्या है? कैरोटिड ब्रैकियल टेम्पोरल एपिक्स। कैरोटिड बड़ों में सबसे एडल्ट में सबसे बेस्ट माना जाता है, वो बच्चों में एपिक्स ऑफ द हार्ट। कहाँ पे? एपिक्स ऑफ द हार्ट चेस्ट के यहाँ पे चेक की जाएगी पल्स। What should be given in the TPN फॉर्मूला? जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है उसमें कौन सा फॉर्मूला है जो दिया जाएगा? अमीनो एसिड, लिपिड एंड डेक्सट्रोज, फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स एंड डेक्सट्रोज, या फिर डेक्स्ट्रिन, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। TPN फॉर्मूला। TPN फॉर्मूला कब दिया जाता है? जब मरीज को ओरली कुछ भी लेने के लिए है जो मना किया जाए तब दिया जाता है। यहाँ पर अमीनो एसिड, लिपिड और डेक्सट्रोज। क्या है? अमीनो एसिड, लिपिड एंड डेक्सट्रोज। और ये किस किस फॉर्म में दिए जाते हैं? तो ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट जब आप दे रहे हैं तो यहाँ पर किस फॉर्म में देंगे? अमीनो एसिड दिया जाता है, जो ग्लूकोज है वो दिया जाएगा डेक्सट्रोज फॉर्म में। किसमें? डेक्सट्रोज। पर जो प्रोटीन दिया जाएगा वो दिया जाता है किस फॉर्म में? अमीनो एसिड के फॉर्म में। फैट जो चाहिए, लिपिड क्या है जिसको लिपिड कहेंगे, वो दिया जाता है इमल्सिफिकेशन फॉर्म में। तो यहाँ पर TPN फॉर्मूला में दिया क्या क्या जाता है? अमीनो एसिड एज अ प्रोटीन, लिपिड एज अ फैट और डेक्सट्रोज एज अ कार्बोहाइड्रेट के तौर पे दिया जाता है। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन या तो इसका जो TPN फॉर्मूला वाला जो बैग आता है वो पूछा जाता है, या फिर किस जो एक TPN फॉर्मूला में क्या क्या चीज़ें हैं जो मिक्सअप रहेंगी वो आपको पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए है, आंसर कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन में पूछा गया है आपको कि एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग इन बेबी इंडिकेट। बच्चे का ब्रेस्ट फीड करने के बाद टमी फुल हुआ है या नहीं, एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है बेबी या नहीं, किस चीज़ से पता चलेगा? बेबी स्लीप्स 2 आवर आफ्टर फीड, डज नॉट क्राई फ्रिक्वेंटली, यूरिन 5 to 7 टाइम्स पर डे, या फिर स्टूल 4 टाइम्स अ डे। तो यहाँ पर कौन सा एक एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग का साइन है? यदि हम यूरिन पास करने की बात करें तो बच्चा यदि प्रॉपर ब्रेस्ट फीड कर रहा है तब यूरिन 8 से 10 घंटे के लिए कितना 8 to 10 टाइम्स पर डे पास करेगा। वजन भी गेन होगा इतने यूरिन पास करने के बाद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। और आज आपको इवनिंग में एक पेपर DHS का अपडेट किया जाएगा, तो पेपर को ज़रूर देखना। पूरा 100 MCQs रहेंगे, ऑफिशियल पेपर होगा जो कि रिसेंट में कंडक्ट करवाया गया था। और जिन्होंने अभी तक बुक ऑर्डर नहीं की है तो आप डायरेक्ट बुक को फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं और डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू बुक ऑर्डर करते हैं उनको बुक में डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। फ्लिपकार्ट पे आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। अभी रिसेंट में अच्छा ऑफर फ्लिपकार्ट पर भी चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।